हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का अध्याय नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। इन विषयों को कवर किया जाएगा। इस अध्याय में जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीय संवर्ग, वर्गीय सहायता साधन। पहला विषय है इसमें जीव क्या है। जीव हम किसे कहते हैं? तो जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन होता है जिसमें बाहरी या आंतरिक विकास होता है, वृद्धि होती है, बाहरी पर्यावरण के संवेदनाओं का पता लगा के उनके अनुकूल क्रिया करने में सक्षम होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, उसे हम जीव कहते हैं। प्रतिरूप बनाने की क्षमता यानी कि अपने जैसी ही सेम टू सेम कॉपी बनाने की क्षमता। जैसे जो हमारे मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें जैसे वो स्वयं होते हैं उसी प्रकार से दूसरी एक और संतान बनाने की क्षमता होती है उनमें। वो क्षमता रिप्रोडक्शन भी कहलाती है। जीवधारियों में कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें हम देखकर बता सकते हैं कि ये एक जीव हैं। जीवधारियों में लक्षण पहला है वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। जीवधारियों में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो हमारा वृद्धि लक्षण कहलाता है। जनन यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने की क्षमता, यानी कि अभी हमने बताया कि अपने जैसी सेम संतान उत्पन्न करना। मूवमेंट, उनमें अगर गति हो रहा है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, यानी कि समय और वातावरण के अनुसार उनमें कुछ चेंजिंग होने यानी अनुकूल यानी एडजस्ट होने की कैपेसिटी है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? जीव। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जो हमारे अंदर डेली एक्टिविटी की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं? यहाँ हम पढ़ेंगे कि सजीव और निर्जीव को हम कैसे पहचानें, उनमें प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। सजीव और निर्जीव को हम आसानी से अंतर कर सकते हैं। पहला है, सजीवों का शरीर एक अत्यंत जटिल पदार्थ का बना होता है जिसे हम जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ऐसा लगभग निर्जीव में बिल्कुल नहीं होता है। इनमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। अगर हम सजीव की बात करेंगे तो सजीव, अगर हम सबसे सिंपल और आसान एग्जाम्पल देखें तो हम अपने आप को देख सकते हैं, यानी कि ह्यूमन को, मनुष्य को देख सकते हैं। उनकी संरचना एक जटिल पदार्थ से बनी हुई है। सेकंड पॉइंट की ओर चलेंगे। सजीव का शरीर संरचनात्मक इकाइयों का बना होता है जिसे सेल कहते हैं। अपने इंसान अपने आप को ही देखो कि इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन निर्जीव में कोई सेल नहीं होती है। तीसरा पॉइंट की तरफ चलेंगे। इनमें उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं जिनसे विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित हो। उपापचयी क्रियाएं भी बताई मैंने, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती रहती हैं जिनमें विभिन्न डेली एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो क्या ऐसी करने की क्षमता नहीं होती उनमें। फोर्थ है, सजीव कोशिका विवर्धन अथवा कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते, इसमें आत्मसातीकरण कहते हैं। सजीव में क्या होता है कि सेल का विभाजन होता रहता है। जैसे एक सेल है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी प्रकार से उनमें कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा परिणाम स्वरूप नहीं है। इनमें पदार्थों के बाहर से संकलित होने के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, इसे अभिवृद्धि कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। सजीव में इनमें उद्मयन करने की क्षमता होती है, यानी कि इनमें प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, लेकिन निर्जीव में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
6 पॉइंट की तरफ चलेंगे। इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिसमें ये अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निर्जीव की बात करेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे सामने एक चेयर रखी हुई है और थोड़ी देर बाद आए वही चेयर का डबल हो गया? ऐसा नहीं है। जब तक हम वहाँ पर दूसरी चेयर नहीं लाएंगे तब तक उस चेयर को हम डबल नहीं देख सकते, यानी कि उस चेयर की में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं होती है। 7 पॉइंट की तरफ चलेंगे। सजीवों में जन्म, वृद्धि, प्रजनन काल, प्रभावन तथा मृत्यु पाई जाती है। सजीवों में एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित काल होता है, वह उसी समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट है हमारा सजीवों में ही वृद्धि, उसको हम विस्तार से समझेंगे कि वृद्धि होता क्या है। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार में तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि की द्वियुग्मी लक्षण है। किसी भी जीव के भार में यदि वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे हम जीव की वृद्धि नहीं कह सकते। यदि उसमें के भार में वृद्धि हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि वृद्धि हो रही है। जैसे एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे कि यदि वह 10 साल का बच्चा है और उसके भार है 5 साल के बच्चे के बराबर, तो क्या उसकी वृद्धि हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है लेकिन उसका भार नहीं बढ़ रहा, यानी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उस बच्चे में बिल्कुल वृद्धि नहीं हो रही है। किसमें? भार में। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, उनका कोई समय नहीं है कि वो इतने समय तक जीवित के समय ही वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा मनुष्यों में होता है, एक पर्टिकुलर एज होती है, उसी एज तक वृद्धि होती है, लेकिन भार और विकास में निरंतर वृद्धि होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयतकी होती है, लेकिन कोश का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। कोश का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, यानी कि जो स्पेशल टिश्यू होते हैं उनमें विभाजन होता है कोशिकाओं का, और जो विलुप्त सेल्स हो जाती है, जैसे किसी भी एक उंगली, मान के चलो किसी की उंगली कट गई है और उसमें वहाँ से कोशिकाओं का डैमेज होना, यानी कि उन कोशिकाओं का नष्ट होना, तो वो ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ की कोशिकाएं अगर नष्ट हो गई हैं, या जैसे कटने की बजाय अगर हम देखते हैं कि हमारा हाथ जल जाता है तो हमारे जो स्किन रहती है वो डैमेज हो जाती है, और स्किन में भी क्या है? सेल्स हैं, यानी कोशिकाएं हैं, तो उन वहाँ की जो सेल्स हैं डैमेज हो गई हैं, तो उन डैमेज सेल्स को अगर हम रीजनरेट कराते हैं तो वो रीजनरेट कैसे होती हैं? हमारे अंदर विशिष्ट ऊतकों के द्वारा रीजनरेट हो जाती हैं। एक कोशीय जीव भी कोश का विभाजन के द्वारा ही वृद्धि करते हैं। यदि हम भार को वृद्धि के अवलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत के गोलाश्म तथा रेल के टीलों में वृद्धि होना। इसलिए वृद्धि को जीवों के विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो जीव में एक स्पेसिफिक करेक्टर नहीं मान सकते। हम किसको? ग्रोथ को। जीवों में हम ग्रोथ को एक स्पेसिफिक करेक्टर नहीं मान सकते। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते? वो यह है कि यदि हम भार में वृद्धि का लक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत के गोलाश्म तथा रेत के टीलों में वृद्धि हो रही है, यानी ये रेत का अगर टीला है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते हम। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, जीवों में जनन का मतलब होता है कि वे अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जीवों में जनन का मतलब होता है कि वो अपनी जैसी सेम कॉपीज संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारे किन में पाया जाएगा? जीवधारियों में, यानी कि मैमल्स में, स्तनधारियों में ये क्षमता पाई जाती है। चाहे वो हम ह्यूमंस की बात करें
चाहे वो हम एनिमल्स की बात करें, जैसे काऊ है, बफेलो है, ये भी हमारे कैसे हैं, मैमल्स हैं। ये अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की इनों में कैपेसिटी होती है। जैसे हम अगर काऊ की बात करेंगे तो काऊ के अगर बच्चे की बात करेंगे, काऊ के बेबी की बात करेंगे, तो काऊ का बेबी सेम हमें काऊ की तरह दिखता है। जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक मेल होगा एक फीमेल होता है, और अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसे बहुकोषीय जीवों में, जैसे कि मानव, जानवर, पक्षी इत्यादि में। अलैंगिक जनन एक कोषीय जीवों में होते हैं, जैसे कि कवक, एक कोशिकीय शैवाल जिसे अमीबा बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस हमारा उदाहरण जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा वो कैसा है, हमारा अमीबा। जलवायु, हाइड्रेला इत्यादि, इन सब में हम कैसा जनन देखते हैं, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे कैसे हैं, एक कोषीय जीव होते हैं। जनन जो है सिर्फ सजीवों में पाए जा रहे हैं, निर्जीवों में नहीं। फिर भी ये विशिष्ट गुण नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जो कि सजीव तो हैं लेकिन जनन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करेंगे म्यूल यानी खच्चर, वंद कामगार मधुमक्खी जो हमारी मधुमक्खी होती हैं कुछ, और अनवर्ण मानव कपल यानी इनफर्टिलाइज्ड कपिल, जिसे हम इनफर्टिलाइज्ड कपिल में जैसे हम ट्रांसजेंडर को आप समझ सकते हो, जैसे किन्नर होते हैं, उनमें क्या होता है, ये फर्टिलिटी नहीं होती है, जिनमें जनन नहीं हो सकता, लेकिन वो भी एक सजीव कहलाते हैं। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जीवित जीवों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है उपापचय। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं, यानी कि जो इनमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा है, केमिकल है। जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी छोटे छोटे बड़े पार्टिकल्स कोई है और वह हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजित हो रहा है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, हमारी रासायनिक उपापचयी क्रियाएं। उपापचय में शरीर के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सभी उपापचय क्रियाओं का समूह जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं। यह ऊर्जा अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे श्वसन एक कैटाबॉलिज्म क्रिया है। इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में भार में कमी आ जाती है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और एनर्जी, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि रोटी का एक टुकड़ा अगर हम खाते हैं, एक बाइट लेते हैं, तो उस एक बाइट को हम अपने अंदर डालते हैं मुंह में, तो वह एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर मुक्त होता है और उसके मुक्त होने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो रिएक्शंस है वो हमारी कैसे कहलाएगी, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब हम चलते हैं एनाबॉलिज्म की तरह। सभी उपापचय क्रियाएं जिसके फलस्वरूप शरीर के सामान्य अणुओं से जीव द्रव्य के अपेक्षाकृत बड़े अणुओं का निर्माण होता है, एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। इसमें किसका निर्माण होगा, बड़े बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही शरीर में नए पदार्थों का संश्लेषण, शारीरिक विकास, वृद्धि एवं संरक्षण संभव है, यानी फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण एनाबॉलिक क्रिया है। एनाबॉलिज्म हमारी बॉडी में इस प्रकार से होती है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों को हम तोड़ देते हैं तो उनमें एक बड़े अणु का निर्माण होगा और उससे हमारे शरीर में शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है,
तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करता है तो हमें किससे मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा एक बड़ा अणु हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल्स हो गया। अब हम चलते हैं संवेदनशीलता तथा अनुकूलता यानी सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटी की तरफ, कि ये संवेदनशीलता और अनुकूलता है क्या चीज़। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम और समझेंगे इसको कि सजीवों के जटिल विशेषताओं में से एक पर्यावरण या अपने चारों ओर के वातावरण का उपयोग करना और उससे उत्पन्न उत्तेजना के प्रति जवाब देने की क्षमता भी है। जैसे हमारे चारों तरफ अगर वातावरण की बात करेंगे तो यदि हमारे वातावरण में गर्मी है तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, और यदि हमारे वातावरण में सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, और मौसम ख़राब है तो हम छाता का भी यूज़ कर सकते हैं। शायद अब सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा लक्षण अपने आसपास के पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक हो सकते हैं, प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया करना। यदि हम अगर देखेंगे किसी भी हमारा हाथ है किसी भी गर्म चीज़ पर रखता है तो हम तुरंत उठा लेते हैं। ये हमारी कैसी है, प्रतिक्रिया है। वो कैसी है, वो भी संवेदनशीलता प्रतिक्रिया है। जीवित चीज़ों में विशेष इंद्रिय तत्व होते हैं और इंद्रिय अंगों के माध्यम से बाह्य कारक की प्रतिक्रिया, तापमान, प्रकाश, प्रदूषक की प्रतिक्रिया करते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसम प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण में अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जो है जो जीवों को परिभाषित करने के लिए अवलक्षण होते हैं। यानी कि जो ह्यूमंस है वो ऐसा जीव है जो स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ऐसा कीटों में नहीं है। वो कीट ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वातावरण में ही एडजस्ट हो पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कीट पतंगों की तो मौसम की यानी कि बरसात के मौसम में वो ज़्यादा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ग्रोथ करते हैं और वो जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से उनके मौसम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होते हैं। ऐसे ही हम बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो उनके लिए भी एक अक्टूबर से दिसंबर के मंथ्स होते हैं, उनमें उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। यानी जो मधुमक्खी का पालन करते हैं वो उस महीने में उनका करते हैं देख रेख। तो ये इस तरह से क्या होता है कि केवल मनुष्य ही है एक ऐसा है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो